Hello friend, this is Om Pandey and I am a physics faculty. My experience is 8 year and previous 8 year I have taught many students of IIT and NEET aspirant. Today we will discuss a topic of electrostatics. This topic is from electrostatics chapter and this topic name is electric field due to uniformly charged ring. देखिए यहाँ पर एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्या है Q और उसका रेडियस क्या है R और उसके एक्सिस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा बेसिक्स में बता दूं जो कि आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा बेसिक्स में बता दूं कि रिंग ये कैसे डिजाइन हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या होता है। तो ये रिंग जो है ये बोर्ड पर नहीं है, ये रिंग बोर्ड पर नहीं है, इसका आधा भाग बोर्ड के बाहर निकला हुआ है और इसका आधा भाग बोर्ड के अंदर, मतलब ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, ठीक। और जो इसका एक्सेस होता है वो एक लाइन होता है जो कि रिंग के सेंटर से पास करता है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस मान लीजिए ये रिंग है, तो इसका ये सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इसके सेंटर से पास करने वाली एक लाइन जो कि इसके प्लेन, ये इसका प्लेन हुआ, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को, इस रिंग का क्या बोलते हैं, एक्सेस, ठीक। तो ये रिंग है, आधा बाहर आधा अंदर, इसके ऊपर चार्ज है और ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि प्रत्येक लेंथ पे, हाँ ध्यान दीजिए यहां पे एरिया या वॉल्यूम नहीं है, ये लेंथ है, इसके प्रत्येक लेंथ पे जो चार्ज है वो क्या है, सेम। मान लीजिए पहले लेंथ पे चार्ज है 2 कूलम, तो अगले लेंथ पे भी 2 कूलम, अगले लेंथ पे भी 2 कूलम। इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कि अगर प्रत्येक लेंथ पे चार्ज का अमाउंट जो है वो सेम है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, बीच में कुछ नहीं है, डिस्क नहीं है, ये क्या है, रिंग। अब इसके एक्सेस पे कोई पॉइंट लिए जिसकी सेंटर से, ये जो O है वो सेंटर है, जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है, x। यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फार्मूला आपको पता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज के चारों तरफ का वह जगह जहां आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, डिवाइडेड बाय, अगर कोई चार्ज रखे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट Q चार्ज, इसके चारों तरफ ये डिस्टेंस क्या है, R। तो यहां पर अगर आप कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Fe डिवाइडेड बाय वो टेस्ट चार्ज का जो अमाउंट है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको प्रत्येक पॉइंट पे कितना फोर्स लगा सकता है ये सोर्स चार्ज, उसके अमाउंट को बताता है और ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारी चीजें मैं बहुत तेजी से लेकर चल रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। तो एक और चीज आपको पता होगा क्या, कि पॉइंट चार्ज के कारण से किसी दूरी r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होता है KQ/R²। वो वैल्यू कितना होता है, KQ/R²। और ध्यान रहे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। और अगर चार्ज निगेटिव है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। हाँ, अमाउंट वही होगा, K चार्ज की वैल्यू, यहां अगर कैपिटल Q है तो यहां कैपिटल Q डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर, ठीक। और इसका डायरेक्शन R के डायरेक्शन में ही होता है, पोजीशन वेक्टर के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव है तो और निगेटिव है तो पॉइंट चार्ज के कारण से ये वैल्यू होती है। ये भी बात आपको पता होगी। अब ठीक है, हमको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, KQ/R²। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड। लेकिन हमको पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ये तो बॉडी चार्ज है। पॉइंट मतलब जिसके पास चार्ज हो लेकिन साइज ना हो। बॉडी चार्ज मतलब कि चार्ज भी है, देखिए इसके प्रत्येक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मगर इसके पास साइज भी है। तो ये क्या हो गया, बॉडी चार्ज, मतलब इसके पास चार्ज भी है और ये साइज भी है। रिंग का है ना साइज, कितना साइज होता है रिंग का, 2πr। तो 2πr इसका साइज है और उसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, Q। तो ये एक बॉडी चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है KQ/R², लेकिन बॉडी चार्ज के कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता
नहीं है। तो बॉडी चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है, उसको निकालने के लिए हम एक मैथमेटिकल टूल का यूज करेंगे जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे भी बात कर लेते हैं। वैसे आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन करता क्या है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कि हमको किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण से कोई क्वांटिटी पता है, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक, या पॉइंट लेंथ का हमको मास पता है, और किसी बड़े बॉडी का आपको वही क्वांटिटी किसी बड़े बॉडी के लिए निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये रिंग है, जैसे ये रिंग है, ये रिंग कई सारे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, कई सारे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, ठीक। प्रत्येक टुकड़ा पॉइंट चार्ज होगा, प्रत्येक टुकड़ा जो है वो क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पॉइंट चार्ज के कारण से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, लेकिन बॉडी चार्ज के कारण से पता नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है कि आप पॉइंट चार्ज के कारण से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और प्रॉपर लिमिट रख के आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो पूरे बॉडी चार्ज का क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे ये एक रिंग है जिसकी साइज कितनी है, 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर। कितने लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, 2 पाई आर में। तो इसमें अगर हम एक छोटा सा अगर लेंथ लें, छोटा सा लेंथ, तो अब ये छोटा सा, बहुत छोटा सा लेंथ है, तो इस छोटे से लेंथ तो पॉइंट चार्ज के कारण से बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा ये छोटा सा लेंथ। अब इस छोटे से लेंथ के कारण से हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहां पर, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर पूरे रिंग के कारण से निकालना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, बॉडी चार्ज के कारण से यहां पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम एक पॉइंट चार्ज जो रिंग का जो एक टुकड़ा है उसके कारण से यहां पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, लेकिन है तो पॉजिटिव चार्ज ना, सारे पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहां पर जो ये जो टुकड़ा है उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। मैंने अभी बताया था अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इस लाइन के अलोंग होगा रेडियली आउटवर्ड, तो इस पॉइंट के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इस पॉइंट चार्ज के कारण से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो डीई होगी। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी मतलब बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पूरे बॉडी के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बड़ा होगा, उसकी वैल्यू होगी ई। लेकिन इसका जो छोटा सा एलिमेंट है जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, उसके कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत कम, और वो बहुत कम क्या है, डीई। और ये जो बहुत छोटा सा टुकड़ा है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और पॉइंट चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए जरा। पॉइंट चार्ज के कारण से क्या होती है, के, आपको के की वैल्यू पता होगी, 9 × 10⁹ या 1/4πε0, ठीक। के की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं साइड में, 1/4πε0 = 9 × 10⁹, वेयर ε0 इज परमिटिविटी कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। तो डीई की वैल्यू जो है वो के dq/ दूरी का स्क्वायर। अब इस पॉइंट चार्ज से इसकी दूरी आपको पता करनी है। देखिए जरा, ये दूरी कितनी है, x, ये दूरी कितनी है, r। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, r² + x² √ में। पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, DE = K, DE = K। पूरे बॉडी पे चार्ज कितना है, Q, लेकिन इस छोटे से बॉडी पे चार्ज कितना है, DQ। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज कितना है, छोटा सा, कितना, DQ। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण से जो रिंग का एक छोटा सा पार्ट है उसके कारण से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K dq/ दूरी का स्क्वायर। तो ये दूरी, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r² + x²। स्क्वायर करने से रूट गायब हो गया। ओके, अब सुनिए, ये DE किसके कारण से है, ये DE जो है, ये DE इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का एक छोटा सा पार्ट जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था उसके कारण से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू K dq/r² + x² है। हम क्या करेंगे, इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये तो छोटे से एलिमेंट के लिए आया, अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे बॉडी के लिए आ जाएगा।
लेकिन हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते। इंटीग्रेशन का बेसिकली कोई और मतलब नहीं होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन, कि बहुत छोटे छोटे कई सारे एलिमेंट हैं, उसको अगर हमको जोड़ना है तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और ये कौन सा इंटीग्रेशन होता है, वेक्टर सम या स्केलर सम? तो ये होता है स्केलर सम। मतलब हम इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जैसे 2 + 2 = क्या, 4। बट अगर दो वेक्टर है, ये 2 और ये 2 और ये एंगल थीटा, तो ये कभी भी 4 नहीं आएगा। ये आएगा, आपको फार्मूला याद होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा √ में। ठीक, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, वेक्टर सम या स्केलर का सम? हमेशा स्केलर सम करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर, तो फिर ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। मगर अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, जैसे मान लीजिए ये 2 और एक और वेक्टर है पैरेलल ये 2, तो हमेशा ये जुड़कर क्या देता है, एक 4। क्या देता है, एक 4। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वो वैसे ही ऐड होते हैं जैसे स्केलर ऐड होता है। तो अगर किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर एक वेक्टर ऐड करना है तो पहले हमको उसे पैरेलल बनाने पड़ेंगे। सारे क्वांटिटी पहले हमको क्या करने पड़ेंगे, पैरेलल बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो पहले चलिए इसको पैरेलल बनाते हैं। अब देखिए पैरेलल बनाते ही क्या होगा। अब ये DE, ध्यान देंगे, अगर यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इससे कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके ठीक अपोजिट साइड यहां भी तो एक DE है, छोटा सा DQ, इसके कारण से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज कितना है इसके ऊपर, DQ। ये छोटा सा एलिमेंट इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, DQ। तो इसके भी ऊपर DQ, इसके भी ऊपर DQ। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखिए जरा, ये भी दूरी वही है। देखिए ये रेडियस R, तो ये भी रेडियस क्या होगा, R। ये दूरी X, तो ये भी दूरी क्या होगा, इसके केस में ये दूरी X, तो ये भी दूरी क्या होगा, X। तो यहां भी देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, R² + x² √ में। तो अगर इसके कारण से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, DE, तो इसके कारण से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, DE। आगे बात समझ में? अगर इससे कारण से यहां DE, तो इससे कारण से भी यहां पे क्या होगा, DE। मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। अब आपको वेक्टर को जोड़ने का तरीका आता होगा। वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, पहले तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब पहले रिजॉल्व करते हैं फिर ऐड करते हैं। रिजॉल्व क्यों करते हैं, रिजॉल्व करने से ये दोनों देखिए पैरेलल नहीं है, और अगर दो वेक्टर पैरेलल नहीं हो तो उसको सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले हम रिजॉल्व करेंगे और फिर हम इसको ऐड करेंगे। रिजॉल्व करने से या तो ये पैरेलल बन जाएंगे दोनों वेक्टर, और या क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। तो अगर एंटी पैरेलल हो जा रहा है तो सीधे घटा देते हैं, और अगर पैरेलल होता है तो सीधे जोड़ देते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमको इसका एक्स एक्सेस से, ये जो एक्सेस, ये जो लाइन गई है, इससे एंगल पता होना चाहिए, जो कि हमको पता नहीं है। तो हम अपने मन से क्या मानेंगे, अगर मान लीजिए इस एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा, तो ये एंगल अपने आप ही क्या हो जाएगा, थीटा। अपने मन से माने हैं, और आंसर में वही आएगा जो सवाल में दिया है। सवाल में क्या दिया हुआ था, Q, R और X, तो आंसर में भी क्या आना चाहिए, Q, R और X, थीटा नहीं आना चाहिए। तो बाद में एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये एंगल कितना हुआ, थीटा। अब जरा आप नीचे वाले वेक्टर को तोड़िए, आपको तोड़ने आता होगा। इधर कितना आएगा, ये एक्सेस है, मैं मिटा दे रहा हूं इसे। ये इधर कितना आएगा, DE cos थीटा, और इधर क्या आएगा, DE sin थीटा। उसी तरह अगर ऊपर वाले को तोड़िए तो इधर क्या आएगा, DE cos थीटा, और ऊपर क्या आएगा, DE sin थीटा। ओके, तो आप देखिए ये भी DE sin थीटा, ये भी DE sin थीटा, और दोनों क्या हैं, एंटी पैरेलल। तो सीधे घटाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। लेकिन ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। तो कितना आया यहां एक्सेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, एक्सेस के अलोंग, ना कि इधर ना कि इधर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, एक्सेस के अलोंग। अब आप जरा देखिए, आपको लग रहा होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं पूछूं DE नेट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 2DE cos थीटा। क्यों 2DE cos थीटा, क्योंकि ये भी DE cos थीटा है और ये भी DE cos थीटा है, दोनों पैरेलल है, तो जोड़ेंगे तो 2DE cos थीटा। ऐसा नहीं है, मैं बस आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि एक जो DQ है उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है इधर,
DE, लेकिन इसके पास दो कंपोनेंट है, एक एक्सेस के अलोंग DE cos थीटा और एक एक्सेस के परपेंडिकुलर DE sin थीटा। ओके, तो इसके DE cos थीटा को हम लेते हैं क्योंकि वो कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लेते नहीं हैं क्योंकि वो इसके आइडेंटिकली अपोजिट जो है, सिमेट्रिकली अपोजिट जो DQ है उसके वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। मतलब प्रत्येक टुकड़े का, ध्यान देंगे जो मैं स्टार्टिंग में बात बोल रहा था वो सामने आने वाली है, जो कि ऐसे रिंग है ये, ठीक। प्रत्येक टुकड़े का, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, ये रिंग और ये रिंग का टुकड़ा, तो इसके कारण से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर जाएगा, लेकिन इसका कौन सा एक्सेस हमको लेना है, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये रिंग का एक्सेस, ठीक। तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, नीचे, लेकिन इसका दो कंपोनेंट, एक एक्सेस के अलोंग और एक एक्सेस के परपेंडिकुलर। तो अलोंग वाला कंपोनेंट लेंगे कितना, DE cos थीटा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला एलिमेंट है उसका ये इधर है, उसके भी दो कंपोनेंट, एक नीचे और एक ऊपर। उसी तरह से अगर मैं इस साइड एक एलिमेंट ले लूं DQ, तो इसके भी दो कंपोनेंट, एक इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो उसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक परपेंडिकुलर, एक एक्सेस के अलोंग और एक एक्सेस के परपेंडिकुलर। उसी तरह से अगर मैं इसका ये वाला एलिमेंट लिया हूं तो इसका सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला। तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर, यानी ऐसे। तो इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इसके परपेंडिकुलर। मतलब प्रत्येक टुकड़े का वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्सेस के परपेंडिकुलर है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे नीचे चाहे इधर, वो कैंसिल हो जा रहा है किससे, उस टुकड़े से जो इसके सिमेट्रिकली अपोजिट है, जो इसके सिमेट्रिकली अपोजिट है। यानी कि एक टुकड़े के कारण से कौन सा कंपोनेंट हमको लेना है, ना DE ना DE cos sin थीटा, हमको एक टुकड़े के कारण से एलिमेंट कितना लेना है, DE cos थीटा। अगर मैं कोई और दूसरा टुकड़ा लूं, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी अलोंग द एक्सेस DE cos थीटा। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जा रहा है सिमेट्रिकली अपोजिट वाले एलिमेंट से। ओके, इसके कारण से भी, सबके कारण से क्या होगा, DE cos थीटा। अब हमारी काम की चीज मिल गई हमको। फिर से मैं आपको बताता हूं, पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हमको पता है, KQ/R²। बॉडी चार्ज के कारण से निकालना है तो हमको प्रत्येक टुकड़े के कारण से, प्रत्येक एलिमेंट के कारण से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और अगर वो सारे वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, छोटे एलिमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, पूरे बॉडी के लिए उसी को इंटीग्रेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। देखिए, एक के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, DE cos थीटा, दूसरे के कारण से DE cos थीटा, तो ऐसे कई सारे DE cos थीटा है। तो अगर हम DE cos थीटा को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां एक समस्या है, क्या समस्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका भी हमने हल कर दिया कि वो सारे वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो सिंपली जुड़ जाते हैं, और इंटीग्रेशन भी सिंपल स्केलर एडिशन करता है, तो यहां इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा हमको किसका इंटीग्रेशन करना है। एक एलिमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, DE cos थीटा या DE sin थीटा, DE cos थीटा, क्योंकि DE sin थीटा कैंसिल हो जा रहे हैं। तो DE का केवल एक ही कंपोनेंट हमारे काम का है, DE cos थीटा। यानी कि समरी ऑफ द स्टोरी इज कि एक एलिमेंट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सेस के अलोंग है, और कितना है, DE cos थीटा। अब देखिए DE की वैल्यू हमको पता है, इसके कारण से D की वैल्यू कितना, K DQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। cos थीटा का हमको वैल्यू पता नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें ये आप उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं इसे मिटा रहा हूं, ये रफ वर्क था, साइड में आपको समझाने के लिए बताया था कि एक एलिमेंट के कारण से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, जो एक एलिमेंट के कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो एक्सेस के अलोंग आया है, और कितना आया है, DE cos थीटा, वेयर थीटा इज द दिस एंगल, ये हो गया DQ, और ये दूरी है R² + x² अंडर रूट में, ये दूरी x और ये R। तो एक एलिमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, राइट में, और सारे ही किधर,
राइट में। तो हमको किसे इंटीग्रेट करना चाहिए? अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमको DE cos थीटा, एक एलिमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। इसी को इंटीग्रेट करने से हमको क्या मिलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण से? एलिमेंट के कारण से निकाले, प्रत्येक एलिमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उसी को जोड़ दिए, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पूरे रिंग के कारण से। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो भी अभी आपको समझ में आएगा। DE की वैल्यू बताइए कितनी? K DQ, एक पॉइंट चार्ज के कारण से एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट गायब हो गया। ठीक, अब कॉस थीटा। अब देखिए जरा ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला, क्या ये थीटा है? थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुआ? बेस। ये थीटा, थीटा के सामने वाला क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ये क्या? ये देखिए 90 डिग्री। ये क्या हुआ? बेस। और ये क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर, देखिए रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए जरा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। देखिए तो जरा, यहां भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 और यहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? K DQ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ओके, अब देखिए इसी को हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जितने कांस्टेंट हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। देखिए K कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। R क्या है? इसका रेडियस। हम इस पॉइंट को इधर ले आए या इधर ले जाएं, R क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक, X भी क्या है? ध्यान दीजिएगा, X भी क्या है? कांस्टेंट। ये पॉइंट आगे पीछे थोड़ी ना हो रहा है। किसी जनरल पॉइंट X पे हमको क्या चाहिए? किसी जनरल पॉइंट X पे हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो X तो क्या, ये पॉइंट तो क्या हो गया? फिक्स। हाँ, X बदलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, लेकिन ये पॉइंट क्या है? फिक्स। ये पॉइंट फिक्स, तो X क्या है? कांस्टेंट। R क्या है? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? K x R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइएगा? K x बाहर, K बाहर, क्योंकि कांस्टेंट था तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। क्या आई वैल्यू इसकी? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहां वैल्यू की क्या आएगी? अगर आप ध्यान दें, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं। क्या आ रही है वैल्यू? K x अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। और अंदर क्या बचा? एक ही वेरिएबल है DQ। अब जरा सुनिए, आप इसका लिमिट भी रख सकते हैं कि कम से कम DQ की, अच्छा लिमिट उसका पुट करते हैं जिसके साथ क्या लिखा हो? स्मॉल d। तो स्मॉल d किसके साथ लिखा हुआ है? Q के साथ। Q मतलब क्या? चार्ज। तो चार्ज कम से कम कितना? 0। और ज्यादा से ज्यादा इस पे चार्ज कितना हो सकता है? इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है? Q। आपको ये इंटीग्रेशन आता होगा, इसकी वैल्यू, या आपको नहीं भी इंटीग्रेशन आता है तो आप इसको ऐसे समझ लो कि DQ, प्रत्येक एलिमेंट का DQ आपको जोड़ना है। तो इस पे कितना DQ, इस पे कितना DQ, इस पे कितना DQ, सारे DQ मिलके क्या देंगे? रिंग के ऊपर का टोटल चार्ज। तो DQ 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 मिलके क्या देंगे? रिंग के ऊपर का टोटल चार्ज। और रिंग पे चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? K x, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल Q इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल। ये क्या हो गया? ये हुआ रिंग के कारण से उसके एक्सिस पे कोई जनरल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा आप ध्यान दीजिए कि मैंने डायरेक्शन भी निकाल लिया और मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। मैग्नीट्यूड कितना? K, रिंग के ऊपर का चार्ज Q, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। R इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ओके, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? एक्सिस के अलोंग। अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर निगेटिव होता तो रेडियली इनवर्ड। ओके, तो चलिए, ये एक थ्योरी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आप पॉज करके उसे उतार लीजिएगा। ओके, चलिए, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स किया जा सकता है। मैं वो प्रॉब्लम आपको देता हूं,
ज़रा उस प्रॉब्लम पे आप गौर कीजिएगा। तो उस प्रॉब्लम पे गौर कीजिए, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। पहली बात तो मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, ठीक, ये क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। ये मान लीजिए रिंग है, वही रिंग जो अभी हम लोग बनाए थे, आधा बाहर आधा अंदर। चार्ज क्या है? Q। ये इसका एक्सेस पे मैंने कोई पॉइंट लिया, इसका रेडियस कितना है R, ये इसका एक्सेस, और किसी भी पॉइंट पे जो इसके कारण से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? राइट होगा। और कितना होगा? KQ(x) अपॉन R² प्लस x² के पावर 3/2। वेरी गुड। अब सुनिए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में आएगा। अब सवाल क्या है? मान लीजिए कि इसके सेंटर पे, अच्छा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। मान लीजिए अगर इस चार्ज को हम यहां ले आके रख दें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही तो है यार x, ठीक। तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर x 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी कि सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है? 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। सवाल ये है कि मान लीजिए सेंटर पे मैंने आपको एक चार्ज दिया -Q, चलिए स्मॉल q ले लीजिए, माइनस का स्मॉल q, नेगेटिव चार्ज है और स्मॉल q इसकी वैल्यू। अगर सवाल ये है, आप चाहिए तो लिख लीजिएगा, अभी मैं बोल दूंगा कि अगर ये -Q चार्ज को सेंटर से स्लाइटली डिस्टर्ब करें, ये एक्सेस पूरा इधर भी है, अगर हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करें, अगर हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो आपको 2-3 बातें बतानी है। पहला, आपको प्रूफ करना है कि ये ऑसिलेशन करेगा। दूसरा, आपको ये शो करना है कि वो जो ऑसिलेशन है वो SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और आपको ये प्रूफ करना है कि उसका टाइम पीरियड क्या है, ये निकालना है। सवाल आप चाहिए तो लिख लीजिए कि इफ वी स्लाइटली डिस्टर्ब अ -Q चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, from the center of the ring and release, if we slightly disturb the -Q charge from the center of the ring and release, then it execute simple harmonic motion and find its time period। आइए जरा इसको समझते हैं। ये सवाल मैं आपको डायरेक्टली करके ही दिखा रहा हूं, आप पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप एक बार पहले ट्राई कर लीजिएगा, ठीक, उसके बाद ये सवाल कीजिएगा। अच्छा, 2-3 बातें मैं फोर्स के बारे में बता दूं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ही होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज Q0 रखा हुआ है, तो उस Q0 पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी Q × E। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। और एक और चीज दिया हुआ है सवाल में, क्या? ये जो रेडियस है वो मच ग्रेटर देन x। x क्या है? जब हम इसको उठाकर यहां ले आएंगे तो ये दूरी x होगी कि नहीं होगी? ये जो दूरी है x वो इस r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। स्लाइटली डिस्टर्ब करने का मतलब ये x की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पर ले आकर रखूं तो आपसे ये कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि जैसे ही अच्छा इसका मास भी दिया हुआ है, मास m, हाँ, अगर हम इसको उठा के स्लाइटली यहां पे रखें तो कह रहा है कि ये सेंटर के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और ये भी प्रूफ करना है कि वो ऑसिलेशन क्या हो रहा है? SHM। SHM मतलब कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, अब ये सब आपको SHM में पता होगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स है अगर वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? स्पेशल तरह का ऑसिलेशन बोलते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको ये बातें प्रूफ करनी है कि रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो पार्टिकल को बार बार मीन पोजीशन में ले आने का कोशिश करे, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये कोई नए तरह का फोर्स नहीं होता है, कोई भी फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स,
क्या किस तरीके से बिहेव कर सकता है? रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो पार्टिकल या बॉडी को मीन पोजीशन पर ले आए। अब ये मीन पोजीशन क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम के टॉपिक में इसको पढ़े होंगे। आप देखना, ये एक ब्लॉक है, मास m। अब ये नेचुरल लेंथ L पे है, स्प्रिंग एकदम ढीली है, ना हम दबा रहे हैं ना खींच रहे हैं, ना हम इस ब्लॉक को दबा रहे हैं ना खींच रहे हैं। अब आप जरा सोचो कि अगर हम इसको यहां से अंदर की तरफ दबा दें और छोड़ दें, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये ब्लॉक इस तरह से ऑसिलेट करेगा? अच्छा, वो बार बार ब्लॉक कहां आने की कोशिश कर रहा है? अगर मान लो मैं इसे उठाऊं और यहां ले जाऊं और छोड़ दूं, तो ये ब्लॉक बार बार कहां जाएगा? ये चाहेगा ना इधर जाए, और फिर इधर जाएगा, फिर वापस यहीं आना चाहेगा। तो वो जिस पोजीशन पे आना चाह रहा है, उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। इसको ऐसे भी बोलते हैं, ऑसिलेशन का डेफिनेशन ही यही है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट एन मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। टू फ्रो मतलब मीन पोजीशन के इधर उधर मूव करना को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। इधर उधर, इंग्लिश में इधर उधर को टू फ्रो बुलाया जाता है। तो यहां से ये इधर उधर मूव कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। मैथमेटिकली मीन पोजीशन का डिफिनीशन ये है कि जहां नेट फोर्स क्या हो? जीरो। जहां नेट फोर्स क्या हो? जीरो, उसी को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अब जरा देखिए, आपको मैं इसी के थ्रू समझाता हूं, फिर ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस पे मैं 2 सवाल कराऊंगा। अगर हम इस स्प्रिंग को मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पीछे ढकेल दें, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस, आप कभी फील करना, जब आप स्प्रिंग को दबाते हो तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंग आपकी तरफ आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंग आप पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? अगर आप मीन पोजीशन से x डिस्टेंस दबाओगे तो जिधर दबा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा? एक फोर्स F। उसकी वैल्यू क्या होती है? K इंटू एक्स। के क्या है? अब ये 4πε0 वाला नहीं, ये K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। किधर की तरफ? राइट डायरेक्शन में। और ये डिस्प्लेसमेंट किधर है? x। ओके, अब आप जरा ध्यान देना, एक बात सुनो जरा, क्या x लेफ्ट में है? क्या F राइट में है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि F और x एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है? ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू K इंटू एक्स है। K क्या है? कांस्टेंट। x और F की वैल्यू क्या? x और F एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। x लेफ्ट में और F राइट में, तो इसलिए माइनस साइन आया। अगर हम x हटा दें, सॉरी K हटा दें, K क्या है? कांस्टेंट। अगर हम K हटा दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? -x। लो, SHM प्रूफ हो गया। तो जब भी ध्यान दें, जब भी आपको किसी ऑसिलेशन को SHM प्रूफ करना है तो जो फोर्स उसको मीन पोजीशन पे ले आने की कोशिश कर रहा है, जैसे देखो मैं इसे उठा के यहां ले आया, क्या ये F इसको वापस यहीं पे लेकर जा रहा है? और एक और बात बताऊं, अगर ये मीन पोजीशन से थोड़ा आगे चला जाए, यहां चला जाए, तो भी यहां पे ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो इसको वापस यहीं पे ले आएगा। तो जो मीन पोजीशन पे ले आने की कोशिश करे, जो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे ले आने की कोशिश करे, उसी को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। और अगर उसकी वैल्यू आप ये प्रूफ कर ले गए कि F और X अपोजिट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो इस ऑसिलेशन एक विशेष तरह का ऑसिलेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SHM। यही बात यहां प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो यहां रीस्टोरिंग फोर्स पता करना है कौन है, तो आइए देखते हैं। अब आप ये भूल जाइए, यहाँ पे काम की चीज नहीं थी सवाल से, बस आपको मैं रिवाइज कराया हूं। ठीक है, आप देखना जरा, अगर इस चार्ज को मैं यहां से उठाकर यहां ले आऊं, तो एक बात बताइए, जैसे ही ये चार्ज यहां आएगा -Q0, तो आप हमको एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट डायरेक्शन में। और चार्ज कौन सा? नेगेटिव। तो मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? राइट में। और फोर्स इसके ऊपर किधर लगेगा? लेफ्ट में। ये लीजिए, उसी तरह से अगर हम इसको इधर ले आए तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? राइट में। फोर्स किधर होगा? लेफ्ट में। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
जब हम पार्टिकल को इधर ले आ रहे हैं तो वो वापस ले आने की कोशिश कर रहा है, और जब हम पार्टिकल को इधर ले आ रहे हैं तो वो उसको फिर वापस ले आने की कोशिश कर रहा है, मतलब बार बार इसी पॉइंट पर ले आने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा? मीन पोजीशन। आइए मैथमेटिकली चेक करते हैं कि मीन पोजीशन है या नहीं है। अच्छा जरा बताइए, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स की वैल्यू होती है ना Q नॉट इंटू ई, क्यू, अच्छा सॉरी ये चार्ज Q है, ये Q है तो Q इंटू ई। किसी भी चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इक्वल टू क्या होगा? Fe। ई की वैल्यू किसी भी x दूरी, सेंटर से x दूरी पे ई की वैल्यू अभी आपने डराइव करके निकाला, क्या निकाला? ये Q इसका K कैपिटल Q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब जरा आप गौर कीजिए, ये जो फोर्स है अगर हम x को जीरो करें तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, और अगर हम x को जीरो करें तो क्या यहां पहुंचेंगे? यही सेंटर से ही दूरी तो x है, अगर हम इसको यहां ले आए तो x क्या हो जाएगा? जीरो, और x जीरो तो F भी जीरो, यानी यहां नेट फोर्स कितना है? जीरो। यहां नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो अगर यहां पर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया कि ये क्या है? मीन पोजीशन। ये क्या है पॉइंट? मीन पोजीशन। और हम देख भी रहे हैं कि जैसे ही हम इधर ले आ रहे हैं फोर्स इधर उसको वापस यहीं ले आने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही हम इधर ले जा रहे हैं तो फोर्स इसको वापस यहीं, यानी कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। आगे बात समझ में? ये यहां पे ऐसे ऐसे क्या करेगा? ऑसिलेट। अच्छा एक और बात सुनिए, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही चीज होता है। मीन पोजीशन जहां नेट फोर्स क्या है? जीरो। देखिए सेंटर पे x जीरो तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब होता है? कि जहां से आप स्लाइटली इसको डिस्टर्ब करें, अगर वापस वहीं आ जाए, जैसे ये देखिए, ये क्या है? हल्का सा डिस्टर्ब किए, छोड़े, वापस यहीं आ गया, इधर ले गए, छोड़े, वापस यहीं आ गए। तो जिस पॉइंट के से हल्का सा हिलाने पे वापस वहीं आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन ये देखिए यहां भी नेट फोर्स जीरो है, mg नीचे खींच रहा है और मेरा जो हाथ है वो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगा रहा है, ठीक। ये भी नेट फोर्स यहां भी क्या है? जीरो। लेकिन ये मीन पोजीशन नहीं है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब करें तो हल्का सा इसको डिस्टर्ब करने से ये और दूर जा रहा है, हल्का सा इसको डिस्टर्ब करने से क्या कर रहा है? और दूर। तो ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां कभी भी ऑसिलेशन नहीं होगा, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा? ऑसिलेशन। आप हल्का सा डिस्टर्ब करोगे, आप वापस वहीं पर आओगे, ठीक है। बहरा इसका यूज हम आगे वाले सवाल में करेंगे। तो हम इसको जब वापस डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये वापस यहीं आ रहा है, फिर यहां से वापस इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर ये वापस यहीं आ रहा है। तो ये पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यानी ऑसिलेशन तो है। अब एसएचएम है या नहीं है ये बाद में पता चलेगा। एक और कमाल की बात है, देखिए एक्स क्या है, देखिए जरा, एक्स क्या है? राइट में, और एफ क्या है? लेफ्ट में। क्या एक्स और एफ अपोजिट है? तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं? माइनस साइन लगा सकते हैं। अब एक बात सुनिए, ये क्या है? के, सॉरी ये क्यू, इसके ऊपर का चार्ज कांस्टेंट, के कांस्टेंट, इसके ऊपर का चार्ज क्यू कांस्टेंट। तो अगर, और नीचे भी आर क्या है? कांस्टेंट। अगर ये एक्स नहीं होता, अगर ये एक्स नहीं होता तो हम इसको हटाते, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? एक्स। मगर यहां नीचे भी क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर ये ना हो तो काम बन जाएगा। तो उसके लिए सवाल में दिया हुआ है, हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किए हैं। स्लाइटली डिस्टर्ब करने का मतलब आर मच ग्रेटर देन क्या है? एक्स। मतलब आर की वैल्यू क्या है? 1000, और एक्स की वैल्यू क्या है? 0.1। तो 1000 में 0.1 जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो 1000 बन जाएगा, ठीक। तो ये हम एक्स जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि स्लाइटली डिस्टर्ब है। आर मच ग्रेटर देन एक्स, इसलिए आर स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इस एक्स को जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आर स्क्वायर के बराबर। अब जरा देखिएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू के क्यू एक्स, माइनस के क्यू एक्स अपॉन, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर ना लिखें तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर के पावर 3/2। यानी कि थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिखें तो देखिए ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, ये बचेगा क्या? माइनस क्यू के क्यू
x अपॉन ये खत्म हुआ r क्यूब। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? वो कौन है जो स्लाइटली डिस्टर्ब करने से पार्टिकल को वापस यहां ले आ रहा है? वो कौन है जो स्लाइटली डिस्टर्ब करने पे पार्टिकल को वापस यहीं पर ला रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स Fe। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ही इसको वापस मीन पोजीशन पर ला रहा है। ओके, ठीक है। अब यहां देखिए Q, K, Q, R क्यूब, ये सब क्या है? कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन क्या बन जाता है? यहां से मैं कर दे रहा हूं। इक्वल टू का साइन क्या बन जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये क्या हो गया? x, और डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस। लीजिए, क्या F ही रिस्टोरिंग फोर्स था? क्या रिस्टोरिंग फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -1 है? हाँ, लेकिन ये तभी है जब r बहुत बड़ा है और x बहुत छोटा। अगर ये कंडीशन ना हो तो नीचे भी x होगा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं आ पाएगा। तो ये सिर्फ ऑसिलेशन होगा, मतलब ऐसे ऐसे मूव करेगा, लेकिन SHM नहीं होगा, स्पेशल तरह का ऑसिलेशन नहीं होगा। तो स्पेशल तरह का ऑसिलेशन तभी होता है जब ये क्या हो? रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, बात समझ में आई? अच्छा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? -x। ये क्या प्रूफ हो गया कि अगर किसी निगेटिव चार्ज को हम यहां से स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो वो वापस वहीं आएगा और इस तरह से ऑसिलेट करेगा। और वो अगर स्लाइटली डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो ऑसिलेशन एक विशेष तरह का ऑसिलेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अच्छा, अब आप मेरी बात सुनिएगा। एक चीज होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कि एक ऑसिलेशन करने में लगा समय। एक ऑसिलेशन मतलब जैसे यहां है, जब ये अपना मोशन रिपीट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन। जैसे देखो, यहां गया फिर वापस यहां आया, क्या मोशन रिपीट कर रहा है? नहीं, क्योंकि मोशन रिपीट करने का मतलब क्या है? राइट शुरुआत में जा रहा था तो अभी भी राइट में जाए, नहीं, यहां जाएगा फिर यहां आएगा फिर लेफ्ट में जाएगा। ठीक, तो ये ऑसिलेशन कब करेगा? देखिए, राइट में गया, फिर यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर वापस यहीं आया, अब फिर राइट में जाएगा। मतलब ये क्या है? वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? अगर आप ये उतार लिए हो, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2π√m/k। m क्या? उसका मास जो क्या कर रहा है? ऑसिलेशन। 2π k मतलब क्या? यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी बनाने के लिए जिस कांस्टेंट को आप हटाए हैं वही कांस्टेंट होता है क्या? k। उसी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? k। अब देखिए, ये k क्या है? 1/4πε0। और ये k क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, SHM प्रूफ करने के लिए। तो यहां पे जिस कांस्टेंट को आप हटाए हो वही क्या है? k। तो इस पार्टिकल का 2π√m/k। इस पार्टिकल के लिए k की वैल्यू क्या है? q स्मॉल k Q/r3। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM about center of ring along the axis of ring। ओके, अच्छा, हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऑसिलेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको यहां से यहां रखते, अब ये पूरा उतार लीजिएगा पॉज करके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो अब फोर्स की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लगती। तो जैसे ही हम यहां रखते ये और दूर चला जाता, जैसे ही हम इसको यहां रखते ये और दूर चला जाता, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं होता। क्या हो जाता? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये ऑसिलेशन नहीं करता और दूर चला जाता। ठीक, चलिए, तो ये कहानी थी कि अगर नेगेटिव चार्ज को यहां रखें तो ये ऑसिलेट करेगा और वो जो ऑसिलेशन होगा वो SHM होगा। ठीक, अब जरा आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। एक होमवर्क में आप सवाल कीजिएगा, सेम यही सवाल है। सवाल यह है कि अब रिंग जो हम ऐसे बनाए थे, ऐसे, अब उस रिंग को हम ऐसे बनाए हैं। ठीक,
और अब इसका जो सेंटर है वो आधा ऐसे बाहर निकला है और आधा अंदर गया है, ये है। एक काम करते हैं, रुक जाइए, चलिए होमवर्क वाले सवाल से पहले एक सवाल और करते हैं, ठीक है। होमवर्क वाले सवाल से पहले एक सवाल और करते हैं। सवाल ये क्या है कि ई की वैल्यू अभी आपने निकाला क्या, कि रिंग के एक्सेस पे एक्स डिस्टेंस पर पी पर अगर चार्ज क्यू है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो राइट साइड में है, उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। ये भी आपने ड्राइव करके निकाला। मुझे बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द, देखिए यहां पे के क्यू और आर क्या है, कांस्टेंट। आर नहीं बदल सकते, क्यू नहीं बदल सकते, लेकिन एक्स को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक्स की दूरी बदल सकते हैं। सवाल यह है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। एक्स की वो वैल्यू बताओ, एक्स की वो वैल्यू बताओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। अब याद कीजिए एक और मैथमेटिकल टूल आपको पढ़ाया गया होगा, मैक्सिमा और मिनिमा। एक और वैल्यू आपको पढ़ाई गई होगी क्या, मैक्सिमा और मिनिमा, कि आपको यह बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी जब E क्या हो, मैक्सिमम। एक बात ये आपको याद होगा, मान लीजिए कि ये y है और ये क्या है x, ये क्या है y और ये क्या है x, इन दोनों के बीच का ग्राफ ये है। तो x की वैल्यू अगर हम x0 रख लें तो क्या y मैक्सिमम नहीं होगा, y0। x की वैल्यू अगर हम x0 रखें तो y की वैल्यू क्या होगा, y0। देखिए यहाँ पे वैल्यू y0 से कम है, यहाँ पे वैल्यू y0 से कम है, लेकिन ये देखिए x की वैल्यू अगर x0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y0। तो इस x0 को क्या बोला जाता है, मैक्सिमा, कि x की वो वैल्यू जहां y क्या हो, मैक्सिमम, और इसको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब ये निकालते कैसे, एक चीज आपको और पता होगा, अगर हम मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट जो x एक्सिस को, टेंजेंट जो क्या होता है x एक्सिस को, टेंजेंट जो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करे, ठीक। और एक और चीज बताते हैं, कोई भी लाइन है वो x एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसके tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। उस लाइन का ये क्या कहलाता है, स्लोप। अगर मैक्सिमम पॉइंट पे इस टेंजेंट का हम तुमसे स्लोप पूछें तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, देखो ये ऐसे हो, यहां पे होता तो ये एंगल बनाता, यहां पे होता तो ये एंगल बनाता, लेकिन देखो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 0। यानी यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। यानी कि यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। यानी कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, 0। और स्लोप का एक और फार्मूला पढ़े होंगे, अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें यानी dy/dx, तो ये भी क्या होता है, स्लोप। और ये यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, स्लोप। ले दे के मोरल ऑफ द समरी ऑफ द स्टोरी इज कि एट मैक्सिमम पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0, ठीक। ये क्या होगा, 0। ओके, तो अब आप देखिएगा जरा, मैं एकदम इजी से हार्ड की तरफ चल रहा हूं, ठीक। देखिए ये E है और ये X है, हमको क्या पता करना है, मैक्सिमा, यानी कि X की वो वैल्यू जहां E क्या हो, मैक्सिमम। तो तरीका क्या है, Y की जगह पे क्या आया है E और X की जगह पे क्या है X, यानी कि de/dx की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। यानी E को X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर उसको 0 से इक्वेट कर दो, एक इक्वेशन बनेगा, वहां X की वैल्यू निकाल लेना, वही उस X पर E की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। देखते हैं इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं, E की वैल्यू रखिए जरा, तो देखिए क्या आएगा आंसर, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स इजकल टू व्हाट, 0। अभी सिंपल एक डिफरेंशिएशन है, आप इस डिफरेंशिएशन को कीजिएगा, के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 d/dx, ठीक। अब इस डिफरेंशिएशन को करके 0 से इक्वेट कर दीजिए, क्या आएगा, के क्यू तो बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1
नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ओके, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल भी लगा रहे हैं साथ में, इनटू इसका डिफरेंशिएशन आर कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाई डिवीजन रूल और चेन रूल दोनों लगा रहे हैं, इसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इस डिफरेंशिएशन को हमको 0 से इक्वेट कर देना है। क्यों? क्योंकि एट मैक्सिमा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, यानी de बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, अब जरा इसको क्या, अब यहाँ तो उससे तो मैथमेटिक्स है, इसको आप खुद ही कर लोगे। देखो ये 2 कैंसिल, ये x मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इस पूरे को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो ये 0 से खत्म हो जाएगा, इस क्यू को डिवाइड कर दे तो ये भी 0 से खत्म हो जाएगा, यानी कि के क्यू और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 के पावर 2 ये सब उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर क्या, बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन यहाँ गलत हुआ है, 3/2 के पावर 3/2 माइनस 1 ये होगा ना। आप देखो ना नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पूरा उतर जाएगा, 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3, ये x और ये x, 3x स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 1, 1/2 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, अब इसको राइट साइड ले जाइए, देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले गए, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। अब आप देखिए ये बेस और ये बेस सेम, तो और ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो बेस अगर सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या होती हैं, घट जाते हैं। देखिए इसके बाद मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, उसको फोकस कर लीजिएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए इसको अगर हम घटाएं तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 1/2 ये बचेगा 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, इस अब ये पावर 1 तो इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर की आर स्क्वायर बाई 2, और स्क्वायर इधर भेजिए तो x इक्वल टू, अब यहाँ x की दो वैल्यू आ रही है, बता रहे हैं कैसे, प्लस माइनस r बाई 2, प्लस माइनस r बाई √2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो r स्क्वायर का रूट r और 2 का रूट √2। ओके, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, यानी कि ये वो x है, यहां 2x आया, एक कौन सा प्लस r बाई √2 और एक कौन सा माइनस r बाई √2, तो ये वो x है जहां पे e की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे क्यों सर, ये तो ये मैक्सिमा क्या है, मिनिमा भी हो सकता है, तो वो आप कर सकते हो कि इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेना, और ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा और लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा। लेकिन मैं बताऊं सवाल में ही क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ई इज मैक्सिमम, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अच्छा, ये भी हो सकता है एक वैल्यू मैक्सिमम हो और एक वैल्यू क्या हो, मिनिमम। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 0। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, अभी मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये रिंग है ना, हमसे सवाल क्या पूछा था, फिर से याद कीजिए, ये चार्ज Q, यहां पर
x की वैल्यू क्या हो कि e की वैल्यू जो है, e की जो वैल्यू है वो क्या हो, मैक्सिमम। तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो कि e की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। तो x की वैल्यू अगर ये मान लीजिए o है, ओरिजिन, तो यहां के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर x इधर जाएंगे, जब आप यहां गए तो कितनी वैल्यू e की आई, यहां गए तो e राइट में और x क्या हुआ, पॉजिटिव। यहां आए e 0 x 0, यहां गए तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो x क्या हो जाता है, नेगेटिव। और e की वैल्यू देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, ये जो dq है, इसके कारण से जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नीचे आएगा, और इसके कारण से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऊपर आएगा। तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर नहीं आएगा, तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आएगा, लेफ्ट में। ठीक, तो सुनिए, E की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अगर आप राइट में x रखेंगे तो E क्या होगा, राइट में पॉजिटिव, और अगर आप लेफ्ट में x रखेंगे तो x भी निगेटिव, E भी निगेटिव, यानी E का मैग्नीट्यूड नहीं निगेटिव है, वो 0 से कम नहीं है, वो क्या है, लेफ्ट में है। तो x निगेटिव, E निगेटिव, यानी E की वैल्यू क्या है, लेफ्ट में। तो वो जो मेरी x की वैल्यू आई है प्लस माइनस r बाई रूट टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस r बाई रूट टू का क्या मतलब है कि अगर आप यहां जाएंगे r बाई रूट टू तो E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और अगर आप यहां जाएंगे तो भी E की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बस निगेटिव होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? तो कौन सा मैक्सिमा, प्लस r बाई रूट टू या माइनस r बाई रूट टू, दोनों मैक्सिमा। अगर प्लस r बाई रूट टू करेंगे तो इस पॉइंट पे E की वैल्यू मैक्सिमम है राइट डायरेक्शन में, और अगर हम x की वैल्यू माइनस r बाई रूट टू करेंगे तो E की वैल्यू इस डायरेक्शन में मैक्सिमम है। दोनों ही क्या है, मैक्सिमा। तो मिनिमा कहां है, मिनिमा सेंटर पर है। मिनिमा कहां है, सेंटर पे, कि जब आप सेंटर पे आ रहे हैं तो E की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0। x अगर 0 रखें तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये मिनिमम वैल्यू है। x इक्वल टू 0 पर E क्या है, 0, वो मिनिमम वैल्यू है। और x इक्वल टू प्लस r बाई रूट टू पे E की वैल्यू मैक्सिमम है, और माइनस r बाई रूट टू पे भी मैक्सिमम है। बस प्लस r बाई रूट टू पे राइट में है और माइनस r बाई रूट टू पे लेफ्ट में है। आ गई बात समझ में? तो ये एक और सवाल हो गया। आइए एक और सवाल करते हैं। एक सवाल ये आ सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड x। रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिंग पे ही केवल बात चल रही है, रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये जो पॉइंट P की सेंटर से दूरी है x, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, क्या है वैल्यू, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। एक बात बताओ, x बदलेंगे, x p को आगे या पीछे ले जाएं या इधर ले जाएं, x बदलेंगे तो क्या E बदलेगा? हाँ, तो ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आइए जानते हैं ग्राफ क्या होगा। जैसे हम सिंपल बात करते हैं, जैसे y इक्वल टू हम बात करें 2x की, y इक्वल टू हम क्या बोल रहे हैं, बात करें 2x। यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक x और एक क्या, y। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं तो इंडिपेंडेंट, और y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैं पूछूं ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो एक बार मैं डिफिनीशन बता रहा हूं, ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका नहीं बता रहा हूं। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यहां है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, 1, तो y की वैल्यू 2, इन दोनों का पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो y की वैल्यू 4, यानी कि इसका पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये सब पॉइंट हमको कैसे मिले हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमको कैसे मिला है?
जब हम x और y की वैल्यू रखते गए हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिलते गए हैं। अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसी को क्या बोलते हैं? ग्राफ। मतलब दो वेरिएबल के बीच बनने वाले इक्वेशन का पेपर रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज द पेपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच का जो पेपर रिप्रेजेंटेशन है उसी को क्या बोलते हैं? उस इक्वेशन का ग्राफ। तो अब हमको क्या, यहां दो वेरिएबल हैं x और e, k q r सब कांस्टेंट। x और e दो क्या हैं? वेरिएबल। हमको बोला है इसका ग्राफ बनाओ, तो आपको ग्राफ बनाना है। तो आप जनरली क्या करते हो? आप ग्राफ याद कर लेते हो, लेकिन फिजिक्स में तो लगभग कुछ याद नहीं करना है, बस फॉर्मूलेज आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो ग्राफ ड्रॉ करने के कुछ स्टेप्स हैं। आप चाहिए तो उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। क्या स्टेप्स फॉर ड्राइंग द ग्राफ? पहला स्टेप क्या है कि आपको दो वेरिएबल के बीच का इक्वेशन पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको e और x के बीच का, अगर आपको e और x के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ इज व्हाट? ग्राफ इज द पेपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इक्वेशन। तो पहले e और x के बीच का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, पता है। फिर स्टेप 2 क्या है? चेक कीजिए e और x पे पावर क्या है। चेक द पावर ऑफ e एंड x या y एंड x। इफ दोनों में से एक के भी पावर 1 है, जैसे e के भी पावर 1 है और x के भी पावर 1 है, दोनों का पावर क्या है? 1, तो ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। देखो e के पावर 1, x के पावर 1, लेकिन यहां x के पावर 2, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ग्राफ क्या होगा? कर्व, ऐसा कुछ, ऐसा। तो अगर पावर 1 तो ग्राफ क्या? स्ट्रेट लाइन। अगर पावर अदर देन 1, वो -1 हो, 2 हो, 3 हो, 1/2 हो, अगर पावर x और y दोनों पे पावर अगर अदर देन 1 है तो ग्राफ क्या होगा? कर्व। तो पावर क्या है? अदर देन 1, तो ग्राफ क्या होगा? कर्व। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 1 इक्वेशन खोजो। स्टेप 2 दोनों के बीच का पावर देखो, पावर अगर 1 तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अदर देन 1 तो ग्राफ कर्व। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 ये है कि x को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू 0 रख के एक बार चेक करो। x की वैल्यू 0 रखो। अगर e की वैल्यू या y की वैल्यू 0 आ रही है तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? x 0 तो e 0, तो ग्राफ ओरिजिन शुरू होगा। और अगर x 0 रखने पर e 0 नहीं है तो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। अगर e पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरू होगा, निगेटिव है तो ओरिजिन के नीचे यानी नीचे से शुरू होगा। ठीक, तो यहां पे आप रखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो e की वैल्यू कितनी आएगी? 0, यानी कि ग्राफ यहां से शुरू होगा। ठीक, ग्राफ यहां से शुरू होगा और कर्व होगा। उसके बाद स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 ये है, जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन कई बार पड़ जाती है। ठीक है, आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल के देखिए कि x की किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो वो अभी हम लोग निकाले हैं कि अगर हम x की वैल्यू +r/√2 कर दें, +r/√2 कर दें तो y की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। यानी कि यहां पे y की जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम है। बस बन गया ग्राफ। 4 स्टेप में आपका ग्राफ बन गया। स्टेप 1 इक्वेशन खोजो। स्टेप 2 पावर चेक करो। 1 तो स्ट्रेट लाइन, अदर देन 1 तो कर्व। स्टेप 3 क्या है कि आप चेक करो, 3 या 4 था, आप चेक करो कि ये मैक्सिमा या x की वैल्यू क्या रख के देखो। x की वैल्यू क्या करो? 0, तो पता चलेगा ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है। उसके बाद स्टेप 4 क्या है कि आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल के देखो कि x की किस वैल्यू पे e मैक्सिमम है। तो x +r/√2 पे मैक्सिमम था तो यहां पर मैक्सिमम होगा। अब तुम अंदाजा लगाओ कि अगर यहां मैक्सिमम है तो जरूरी सी बात है यहां कम होगा और यहां ज्यादा, यहां भी कम होगा, यही मैक्सिमम होगा। तो एक तो ये हो सकता था, मैक्सिमम हो सकता था ना। आपको लग रहा होगा ये ग्राफ सही है, लेकिन ग्राफ सही नहीं है। ग्राफ कौन सा है? ये देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होना नहीं चाहिए था, यानी कि ये गलत है। यानी कि ये क्या है? ये गलत।
दूसरा क्या, कर्व। लेकिन अब यहां दो कर्व पॉसिबल है। देखिए ये कर्व नंबर 1 और ये ग्राफ ऐसे हो सकता है। देखिए यहां मैक्सिमम ग्राफ कर्व चाहिए था, कर्व हो गया, सब सही है। देखिए ये ग्राफ ऐसे बन सकता है, ये ग्राफ जो है वो ऐसे बन सकता है। क्या, ये ग्राफ कर्व, ये भी ग्राफ क्या हो गया, कर्व। ग्राफ पावर 2 है तो ग्राफ कर्व होना चाहिए, कर्व हो गया। r/√2 पे मैक्सिमम होना चाहिए, r/2 पर मैक्सिमम हो गया। नहीं फिर भी इसमें कुछ गलत है। आप वीडियो पॉज कीजिएगा और सोचिएगा यहां क्या गलत है। ठीक, मैं बताता हूं क्या गलत है। एक बात बताओ जरा, यहां पे स्लोप चेक करो, स्लोप, या यहां पे स्लोप चेक करो, जो मैक्सिमम पॉइंट का स्लोप है। क्या ये थीटा की वैल्यू 0 है? नहीं। तो tan थीटा क्या 0 हुआ? नहीं। तो क्या dy/dx यानी स्लोप 0 हुआ? नहीं। लेकिन मैक्सिमा पे तो स्लोप 0 होता है, यानी कि ये भी ग्राफ गलत है। सही ग्राफ क्या है? सही ग्राफ क्या है? सही ग्राफ ये है कि यहां से शुरू करना है, यहां पर मैक्सिमम लेना है, यहां शुरू करना है, यहां से मैक्सिमम लेना है, और ग्राफ कर्व होना चाहिए। ये कर्व हो नहीं सकता क्योंकि स्लोप 0 हो रहा है, लेकिन ये कर्व तो हो सकता है ना। देखिए ये कर्व हो सकता है। अब ये कर्व में देखिए ये स्लोप क्या हो गया, 0, यानी ग्राफ सही है। कर्व होना चाहिए, कर्व भी है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कुछ गलत है। आप फिर वीडियो पॉज कीजिए और पूछिए अपने आप से क्या गलत है। आप देखिए आप क्या कह रहे हो। मान लो ये वैल्यू r/√2 है, तो ये भी वैल्यू तो r/√2, ये वैल्यू कुछ होगी। मान लो ये वैल्यू x = 10 है या 100 है या 100 है, कोई फाइनाइट वैल्यू है। आप कह रहे हो अगर x की वैल्यू अगर हम 100 रख दें, 10 रख दें, 50 रख दें, 1000 रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जरा रख के देखिए तो x की वैल्यू अगर हम 100, 1000, 50 कुछ रखें हैं तो क्या ये 0 आएगा? क्या ये 0 नहीं आएगा। लेकिन होना तो है, घटते घटते कभी तो 0 होगा। तो कब 0 होगा? फिर पॉज कीजिए, सोचिए कब 0 होगा। ठीक, x की वैल्यू आपको एक चीज पता होगा, 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो नीचे, तो 1/∞ होने से क्या हो जाएगा, 0। देखिए अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट कीजिए तो पहले कहां इनफाइनाइट होगा, ऊपर या नीचे? नीचे x² है और ऊपर क्या है, x, तो पहले नीचे इनफाइनाइट होगा, पहले ऊपर नहीं इनफाइनाइट होगा। अगर x की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट की तरफ जा रहे होंगे, तो पहले नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा तब ऊपर इनफाइनाइट होगा। तो समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट, 0। यानी x की किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, यहां 0 होना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो x की किस वैल्यू पे, किसी फाइनाइट वैल्यू पे नहीं। और अगर आप टच करा दिए तो आप कहना चाह रहे हो x की इस वैल्यू पे जो कि फाइनाइट है, ये दूरी क्या है, फाइनाइट, यानी कि x की फाइनाइट वैल्यू पर e की वैल्यू क्या है, 0। जबकि है क्या, x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, इनफाइनाइट, तब e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ये कभी टच ही नहीं होगा। याद है, पैरेलल लाइंस कहां कट करती हैं, इनफाइनाइट पे। तो ये इस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, और ये दोनों ग्राफ और एक्स एक्सेस कहां कट करेंगे, ग्राफ और एक्स एक्सेस इनफाइनाइट पे कट करेंगे। क्योंकि इनफाइनाइट पे ये कट करेगा तो इनफाइनाइट पे ग्राफ कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये भी यही कह रहा है। ये ग्राफ एकदम सही है बट थोड़ा अधूरा है कि x की वैल्यू अगर निगेटिव रखिए, ये x = 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। x की वैल्यू अगर निगेटिव रखिए, यानी कि x अगर इधर चलें, x की वैल्यू अगर हम निगेटिव रखें तो e की भी वैल्यू किधर जाएगा, लेफ्ट मतलब e भी क्या होगा, निगेटिव। लेफ्ट मतलब निगेटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, ऐसा मैंने माना है इस सवाल में। तो जैसे ही आप इस पॉइंट से इधर जाएंगे, यानी कि सेंटर से लेफ्ट जाएंगे, ये x = 0 और ये भी x = 0,
जैसे ही आप सेंटर से लेफ्ट जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेफ्ट में यानी निगेटिव यानी ओरिजिन के नीचे। तो सेम ग्राफ बनेगा, बस ये हो जाएगा, ये r/√2 माइनस का, देखिए प्लस r/√2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, माइनस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। ये भी इनफाइनाइट पे कट करेगा, पैरेलली चलता चला जाएगा, और ये भी इनफाइनाइट पे कट करेगा, ये भी कर्व, ये भी कर्व, यहाँ भी स्लोप जीरो, यहाँ भी स्लोप जीरो। तो ये ग्राफ बन गया किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स। आप बस वो 4 स्टेप फॉलो कीजिए, कोई भी आप ग्राफ बना सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में तो और आसान होता है, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, 4 ऑप्शन, आपको बस गलत देखना होता है। अब मान लो एक ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन होता, गलत हो जाता, एक लाइन में यहां स्लोप जीरो नहीं होता तो वो गलत हो जाता, ठीक। तो वहां पे आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस कट करते जाइए, 3 गलत हो गया, 1 बच गया, वही सही है। ये चारों स्टेप जिस पे फॉलो हो जाए वही सही है, ठीक है। चलिए एक सवाल और करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। देखिएगा जरा, जैसे मान लीजिए अब ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, जो अभी हम सवाल बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, ठीक, कोई मैथमेटिक्स नहीं करना है, आराम से आंसर आएगा। इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, Q। अब ये इसका सेंटर, अब ये रखा कैसे है, पहले तो ये समझिए। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, मतलब ये आधा बोर्ड से बाहर और आधा बोर्ड के अंदर। ये पहले वर्टिकल प्लेन में था, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो इसका एक्सेस क्या होगा, इसका एक्सेस वर्टिकल लाइन होगी, सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसका एक्सेस है, ठीक है, ये इसका एक्सेस है। यहां पर एक चार्ज रखा है, यहां से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। x दूरी पे एक चार्ज रखा है जिसका मास m है, चार्ज q है और प्लस q है, ठीक। मास m, चार्ज प्लस q, ये दूरी x और ये ऐसे। पूछा है कि x के किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और x के किस वैल्यू के लिए ये चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कि अब ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x अगर ग्रेटर देन r/√2 है, जैसे ये वैल्यू कितनी है r, x अगर ग्रेटर देन r/√2 है तो स्टेबल, x अगर लेस देन r/√2 है तो स्टेबल, x इसी का उल्टा कर लीजिए, x ग्रेटर देन r/√2 पर अनस्टेबल, x लेस देन r/√2 पर अनस्टेबल। और मोर देन वन ऑप्शन सही है, मतलब एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं। ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। एक बार आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक है। कि जो x की वैल्यू अगर r/√2 से ज्यादा रखें तो स्टेबल, r/√2 से कम रखें तो स्टेबल, r/√2 से ज्यादा रखें तो अनस्टेबल, r/√2 से कम रखें तो अनस्टेबल। आपको बताना है कब स्टेबल है कब अनस्टेबल है, ठीक है। डिटरमाइन द स्टेबल एंड अनस्टेबल पोजीशन ऑफ फॉर द चार्ज Q, x की किस वैल्यू के लिए, ठीक। अब मैथ में स्टेबल मतलब कहां पर हम x, जहां पे हम x को रख दें और हल्का सा हिलाएं, अगर वापस वहीं आ रहा है, हल्का सा हिलाएं और अगर वापस वहीं आ रहा है तो स्टेबल, और हल्का सा हिलाएं, हल्का सा हिलाएं और वापस वहीं आ रहा है तो स्टेबल, और हल्का सा हिलाएं और दूर चला जाए तो क्या, अनस्टेबल। तो अब चेक करते हैं। अब मैथमेटिकली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन देखिए अब यहां पे एक चीज देखिए, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक्सेस के अलॉन्ग ही होता है,
ऊपर की तरफ, अरे एक साइड ऊपर होता है, x पॉजिटिव रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, x निगेटिव रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव। तो यहां की बात करेंगे, यहां तो हो ही नहीं सकता, क्यों? यहां सारा ही अनस्टेबल है, क्यों? देखिए जरा बताइए, यहां पे अब mg का रोल प्ले होगा। अगर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें, नीचे चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स भी किधर आएगा? नीचे, और ग्रेविटी किधर खींचेगी? अरे वर्टिकल प्लेन में यहां पे मार्कर रखे तो नीचे खींचेगा ना, तो चार्ज के पास मास m है तो ये भी तो खींचेगा नीचे mg से, तो ये और दूर चला जाएगा। तो यहाँ स्टेबल तो कभी आ ही नहीं सकता, ये हमेशा अनस्टेबल है। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए हमेशा +r/√2 +r/√2 यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ बोलें तो चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स ऊपर, ठीक। अब यहां पर mg किधर? नीचे। अब देखिए, क्या mg नीचे है? हां। क्या Fe ऊपर है? हां। क्या ये दोनों mg और Fe कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे Fe बराबर क्या हो जाएगा? mg। ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स अगर 0 है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल पे भी नेट फोर्स 0, स्टेबल पे भी नेट फोर्स 0, अनस्टेबल पे भी नेट फोर्स 0, स्टेबल पे भी नेट फोर्स 0। यहां तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं आ रहा है, mg भी नीचे, Fe भी नीचे, नेट फोर्स 0 है ही नहीं। तो ये ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन दो तरह का होता है, पहला कौन सा? स्टेबल, दूसरा कौन सा? अनस्टेबल। दोनों पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी? 0। अब इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करो वापस वहीं पे तो स्टेबल, स्लाइटली डिस्टर्ब करो और दूर तो अनस्टेबल, लेकिन नेट फोर्स दोनों पे क्या होगा? 0। तो नेट फोर्स 0 होने की गुंजाइश कहां है? सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे? तो सेंटर से ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पे mg और Fe क्या है? एंटी पैरेलल। तो x के किसी वैल्यू पर Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg के बराबर। Fe की वैल्यू mg के क्या हो जाएगी? बराबर। अब देखिएगा, आपने अभी जो ग्राफ बनाया है उसको देखिए तो। अच्छा एक बात बताइए, Fe होता क्या है? Q इंटू E, और वेट की वैल्यू यानी m की वैल्यू कितनी होती है? mg। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mg के बराबर। मास कांस्टेंट g कांस्टेंट, तो mg कभी बदलेगा नहीं। क्या बदल सकता है? q भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो क्या बदलेगा? x बदलेगा तो क्या बदलेगा? e, और अगर e बदला, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है? kqx/r² + x² के पावर 3/2। अगर x बदला तो e बदलेगा, और अगर e बदला तो q बदलेगा, सॉरी e बदला तो Fe डायरेक्टली बदल जाएगा। यानी ऊपर नीचे करने पे क्या बदलेगा? mg या Fe? Fe। mg हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कौन सा ग्राफ है? x। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। और ये वैल्यू कितनी है? x = r/√2, ठीक। अब x, अब तुम्हारे सवाल में क्या दिया हुआ था? x ग्रेटर देन r/√2 और x लेस देन r/√2। तो अगर हम कम जाए, x r/2 से कम जाए, ये r/√2 इससे कम, मतलब यहां पर ये कोई पॉइंट है, मान लो x0, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही है। x0 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? मान लो 4, मान लो E0, तो Fe की वैल्यू कितनी? E0। और अगर हम r/√2 के आगे जाएं x0 डैश पे, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? E0। मान लो ये जो Fe है, Fe0 QE0, उसकी वैल्यू ऐसी है कि इस E0 के लिए x0 पे भी वैल्यू कितनी? E0, x0 डैश पे भी वैल्यू कितनी? E0। तो एक बात बताओ, मान लो E0 पर
Fe और Mg दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर। ई नॉट पे Fe नॉट और Mg क्या हो जा रहे हैं, बराबर। मतलब अगर हम x की वैल्यू x नॉट रखें तो Mg और Fe क्या हो गए, बराबर। तो यहां पे ये कट कर जाएंगे। और अगर x इक्वल टू x नॉट रखें, Mg नीचे Fe ऊपर, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो कट करके क्या हो गए, 0। तो x नॉट पर भी ई नॉट और x नॉट डैश पे भी क्या हो गया, ई नॉट। और ई नॉट पर मान रहे हैं ये सब, अभी आंसर आ जाएगा। ई नॉट पर एफ नॉट, ई नॉट पे Fe की वैल्यू एफ नॉट है और Fe नॉट और Mg की वैल्यू क्या हो गई, बराबर। यानी कितनी बार Mg और Fe बराबर होंगे, एक बार या दो बार, दो बार। एक बार कहां पर, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। एक बार कहां पर बराबर होंगे, एक बार जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, x नॉट, तो e की वैल्यू क्या, e नॉट, और Fe नॉट और Mg क्या हो गए, बराबर। अगर हम x की वैल्यू x नॉट डैश जो कि ज्यादा है, r/√2 से भी ज्यादा है, ये रखें तो भी e की वैल्यू फिर क्या होगी, e की वैल्यू फिर क्या होगी, e नॉट। यानी कि Fe की वैल्यू क्या होगी, Fe नॉट। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। तो ऐसे दो पॉइंट हैं, एक x नॉट और एक क्या, x नॉट डैश, जहां पर Fe और Mg दोनों बराबर हैं। यानी नेट फोर्स दो बार क्या हो रहा है, 0। आपको बस यही बताना है कि ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन। कह रहा है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अनस्टेबल है। आपको बताना है कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल। ठीक, देखिए x की वैल्यू अगर हम x नॉट रखें तो भी Mg और Fe क्या हो जाएंगे, बराबर, कैंसिल आउट। x की वैल्यू अगर हम x नॉट डैश रखें तो भी e की वैल्यू e नॉट यानी Fe नॉट और Mg बराबर, कैंसिल। यहां भी नेट फोर्स 0 और यहां भी नेट फोर्स 0। ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन एक क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एक क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यही आपको पता करना है, कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल। आइए देखते हैं। अगर हम यहां से हल्का सा डिस्टर्ब करें, कहां से, यहां से हल्का सा ऊपर ले जाएं, हल्का सा यहां से x नॉट से हल्का सा ऊपर ले गए, यानी कि यहां से आगे गए, यहां पर यहां से हल्का सा ऊपर यानी यहां से हल्का सा आगे, हल्का से आगे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी या घटी, आप बताइए, बढ़ी या घटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। यानी कि हल्का सा ऊपर ले जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Mg लेकिन सेम रहेगा, M और G सेम रहेगा। तो यहां से हल्का सा ऊपर ले गए तो एक बात बताइए, ये और दूर गया या पास आया, Fe ऊपर लग रहा है, Mg नीचे लग रहा है, ऊपर ले गए यानी x की वैल्यू हम यहां ले गए, तो हो क्या रहा है, अगर हम इसको और ऊपर ले जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, r/√2 पे अभी भी कम है, r/√2 पे अभी भी कम है। हल्का सा यहां से डिस्टर्ब किए, यहां नेट फोर्स क्या है, 0। यहां पे जब हम जा रहे हैं तो x की वैल्यू हल्का सा ऊपर ले जा रहे हैं, तो e की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, यानी Fe भी क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन Mg सेम रहा। तो कौन सा फोर्स बढ़ा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। तो ये वापस यहां आएगा या और ऊपर चला जाएगा, तो नेट फोर्स ऊपर होगा, यानी कि और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, यहां से जरा नीचे ले जाइए, यहां से जरा नीचे ले जाइए। अगर नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू घटाएंगे, यानी यहां आएंगे, x घटाएंगे तो e की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी, और e की वैल्यू घटेगा तो Fe घटेगा, लेकिन Mg सेम रहेगा। तो Fe किधर है, ऊपर, Mg किधर है, नीचे। हल्का सा नीचे लिया है तो कौन ज्यादा हो गया, Fe, यानी नेट फोर्स किधर आया, Mg का डायरेक्शन में, तो ये और दूर चलेगा। यानी कि यहां से ऊपर ले जाइए तो नेट फोर्स ऊपर, और यहां से नीचे ले जाइए तो नेट फोर्स नीचे। तो यहां से हल्का सा डिस्टर्ब करने पे वापस आ रहा है या और दूर चला जा रहा है, और दूर चला जा रहा है। यानी ये कौन सा पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि x लेस देन r/√2, x लेस देन r/√2 पे हल्का सा डिस्टर्ब करने से पार्टिकल और दूर जा रहा है, यानी ये अनस्टेबल है। अब जो भी ABC था टिक लगा लीजिएगा। अच्छा, अब अगर हम हल्का सा राइट जाएं, यहाँ
यहाँ नेट फोर्स कितना है 0, हल्का सा राइट मतलब और ऊपर। जैसे ही आप हल्का सा राइट जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर। फोर्स किधर है? ऊपर। mg किधर है? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, यहां से हल्का सा ऊपर ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, Fe भी घट गया, लेकिन mg तो वही रहा ना, तो नेट फोर्स किधर आया? नीचे। तो क्या हल्का सा ऊपर ले गया तो फिर वापस नीचे ले आया। और अगर हम हल्का सा x हल्का सा कम करें, यहां ले आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अगर हम यहां से हल्का सा नीचे लेकर आए तो Fe जो कि ऊपर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और mg वही रहेगा, तो फिर वापस यहीं ले जाएगा। यानी कि यहाँ से नीचे ले आएंगे तो ऊपर ले जाएगा, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो नीचे ले जाएगा, यानी कि इस तरह से ऑसिलेट करेगा। और ये क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि x ग्रेटर देन r/√2 इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, दिस इज द होल स्टोरी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ चार्ज Q। मैंने कुछ सवाल कराए, तो एक अच्छे सवाल, और थोड़ा इजी भी बताया, थोड़ा टफ भी बताया, और बाकी चीज़ें मैंने ठीक से एक्सप्लेन की। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप डाउट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। तो बाकी ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है।